In Rome, Vatican officials announced that at 7:35 this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. He was 88 years old. His death came after weeks in the hospital with pneumonia. नमस्कार दोस्तों। तो अनफॉर्चुनेटली पोप फ्रांसिस की डेथ हो गई है। पोप फ्रांसिस यानी कि क्रिश्चियन कैथोलिक्स के सबसे बड़े धर्मगुरु को पोप कहा जाता है, जो कि वेटिकन सिटी में रहते हैं। वेटिकन सिटी जो कि जिसको सबसे छोटी कंट्री दुनिया की कहा जाता है, जहां पर पोप जो कैथोलिक धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं वो रहा करते हैं, और कैथोलिक क्रिश्चियंस का गढ़ वेटिकन सिटी को माना जाता है क्योंकि वहाँ पर चैपल है। अब इसी वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस रहा करते थे। पोप फ्रांसिस की तबीयत काफ़ी समय से, लंबे समय से ख़राब भी थी, और अब मतलब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अब प्रक्रिया शुरू होगी नए पोप के इलेक्ट होने की। तो इस वीडियो में कम कंसिडरेबली ये देखने वाले, पहले तो वर्ल्ड लीडर्स किनने क्या क्या कैसे कैसे रिएक्शन आया वो सब देखेंगे ही, क्योंकि पूरा कैथोलिक जो क्रिश्चियंस वर्ल्ड है उसमें सब में मतलब काफ़ी ग्रीविंग है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन नया पोप का जो इलेक्ट होने का प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे कि पोप एक्चुअल में इलेक्ट कैसे होते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपना ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अनाउंस कर दिया है। ये आने वाले संडे को ये ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट किया जाएगा। जीएस का पेपर 9:30 से 11:30 बजे तक होगा, और सीसैट का जो पेपर है वो 2:30 से 4:30 होगा। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में आप अगर टॉप 10 रैंक्स में आते हो, इसमें देखो लाखों बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, तो रैंकिंग बड़ी ही आपकी जेन्युइन आती है इसमें। तो अगर आप इसमें टॉप 10 रैंकर्स में आते हो तो आपको 1 मंथ का फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, और अगर आप टॉप 30 रैंकर्स में आते हो तो आपको यहाँ पर सीसैट की टेस्ट सीरीज 1 मंथ की फ्री मिलेगी। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। तो पोप फ्रांसिस जो कि 88 ईयर्स के थे, उनकी आज के दिन यानी कि 21 अप्रैल के दिन सुबह के टाइम, लगभग सुबह 7:30 बजे के टाइम बताया जा रहा है कि वो अपने रेसिडेंस पर थे, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तबीयत उनकी काफ़ी समय से नासाज थी, कहा जा रहा था पिछले मार्च से ही। हालांकि उनको हॉस्पिटल से तो रिलीव कर दिया गया था, लेकिन लगातार तबीयत उनकी नासाज रह रही थी, और वो अपने वेटिकन सिटी के रेसिडेंस पर से सांता मार्ता, वहीं पर उनकी डेथ हुई है। और वो क्रिश्चियन कैथोलिक्स के 266th पोप थे। और ये खास बात पोप फ्रांसिस की ये थी कि पहले ऐसे पोप थे आज तक की हिस्ट्री में जो लैटिन अमेरिका से आते थे। अब कहा जा रहा है कि जो नए पोप बनने वाले हैं, शायद हो सकता है कि वो इंडिया से भी हो सके, क्योंकि कई सारे इंडियन मूल के लोग या इंडियंस जो हैं वो कार्डिनल में हैं, और हो सकता है उनके नाम पर भी वोटिंग हो सकती है। तो उसकी भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा, भी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पोप फ्रांसिस की डेथ के बाद जो है कि पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, पूरे मतलब जो क्रिश्चियंस हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, उसमें मॉर्निंग आ जाती है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि क्रिश्चियंस जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं, दे आर कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स, मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ क्रिश्चियंस जो हैं वो कैथोलिक्स हैं। और प्रोटेस्टेंट जो कुछ चेंज करके, प्रोटेस्ट से निकला हुआ शब्द है प्रोटेस्टेंट्स, तो उस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को प्रोटेस्ट करके, कुछ उसमें चेंजेस करके जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स। तो प्रोटेस्टेंट्स इतना पोप में नहीं मानते हैं, बट कैथलिक्स जो है उनके लिए पोप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रांसिस, जो पोप फ्रांसिस थे, उनकी डेथ जो है ईस्टर के बाद हुई है, और ईस्टर को माना जाता है कि ये रिसरेक्शन क्राइस्ट का, ईस्टर के दिन हुआ था रिसरेक्शन क्राइस्ट का, और उसके बाद जो पूरा पीरियड है उसको सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियंस काफ़ी। तो उसी के बाद पोप फ्रांसिस की डेथ हुई है, और उसी लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा जो कहा जा रहा है कि हो सकता है क्राइस्ट का रिसरेक्शन है, और दुनिया भर की चीज़ें उसको जोड़ करके उससे देखा जा रहा है। तो रिएक्शंस आने शुरू हो गए। सबसे पहला रिएक्शन इमानुएल मैक्रोन का आया इसमें। मैक्रोन ने कहा कि पोप फ्रांसिस वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो पुअर के लिए डेडिकेट की थी। पूरा जहाँ पर भी क्रिश्चियंस मौजूद हैं, पूरा लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे तो पोप फ्रांसिस हर जगह पर विजिट किया था उन्होंने, और बहुत जो सताए हुए लोग थे, जो पुअर लोग थे, सबकी उन्होंने मदद करी थी। तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ मिल करके इस चीज़ के लिए ग्रीव व्यक्त करता हूँ, और सारे क्रिश्चियन जो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं उनको भी अपना आश्वासन देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये लेगेसी जो पोप फ्रांसिस की थी ये कभी लूज़ नहीं की जाएगी। पोप फ्रांसिस ने पूरी दुनिया को सिखाया किस तरीके से गिफ्ट दिया जाता है। उन्होंने पुअर्स की मदद करी, उन्होंने सबके लिए रास्ते निकाले, उन्होंने बताया कि गुड फेथ में कैसे एक सोसाइटी को इक्विटेबल बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें पोप फ्रांसिस ने की, और इसलिए वो उनकी जो लेगेसी है उसको हम कभी लूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसके ऊपर रिएक्शन आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोप फ्रांसिस से मिल चुके थे, और रिसेंटली पोप फ्रांसिस इंडिया आने भी वाले थे, सब कुछ शेड्यूल्ड था, जिससे पहले अनफॉर्चुनेटली उनका डिमाइस हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ की तरफ से पूरी जो है वो एक ट्वीट आपको दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि पोप फ्रांसिस जो है वो लॉर्ड क्राइस्ट के पद चिन्हों पर उन्होंने बहुत यंग एज में अपने आप को डेडिकेट कर दिया था,
और उन्होंने पुअर्स की और जो सताए हुए मजलूम लोग हैं उनकी मदद करी लगातार। और उसके बाद लोगों को, जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया में पुअर लोग हैं, उनके लिए भी वो काफ़ी प्यार जताते थे और हमेशा उनके बारे में पूछा करते थे। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मीटिंग हुई, एक बड़ी वायरल तस्वीर भी हो रही है जो ट्विटर पर आपको दिख जाएगी, प्रधानमंत्री और पोप की। और उसके बाद एक पूरा ट्वीट जो है वो नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से किया गया है। लेकिन वी आर कंसर्न अबाउट कि पोप फ्रांसिस की डेथ के बाद जो नए पोप इलेक्ट होते हैं वो प्रोसेस क्या होता है, उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है इसको। तो लगभग 15-20 दिन बाद, जैसे ही डिमाइस होता है पोप का, उसके 15-20 दिन बाद ही जो कार्डिनल्स का कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स है उसको बुला लिया जाता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, समझ लो एकदम वैसा ही कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स होता है, उसको बुला लिया जाता है वेटिकन सिटी के चैपल के अंदर। और फिर चैपल के अंदर बुलाए जाने के बाद उसी दिन से, जब से ये कॉन्क्लेव, ये कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स बुलाया जाता है, वहीं से कॉन्क्लेव की शुरुआत होती है। और इस कॉन्क्लेव को आप समझ सकते हो कि इट इज़ एन ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ अ वोटिंग प्रोसीजर। तो पहला कॉन्क्लेव जो होता है वो शुरू होता है, पहले तो मॉर्निंग मास बुलाया जाता है, फिर उसके बाद प्रेयर्स होती है, प्रेयर्स में हिम्स होता है, सब कुछ होता है। और उसके बाद इनको एक किताब दी जाती है, दैट इज़ बुक ऑफ द गॉस्पेल्स। तो बुक ऑफ द गॉस्पेल्स पर ये सारे कार्डिनल्स जो हैं, कार्डिनल्स बेसिकली कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो पोप को असिस्ट कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली असिस्ट कर रहे होते हैं। ये सब चैपल के लोग हैं। ये लगभग 80 के करीब नंबर इनका होता है। तो इनको फिर उसके बाद एक ओथ दिलाई जाती है कार्डिनल्स को कि भाई आप इस कॉन्क्लेव में जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो आप आउटसाइड वर्ल्ड में कभी इसको लीक नहीं कर सकते हो। उसके बाद वंस कि ये हो जाता है, जब एक बार सबने अपना ओथ ले लिया, ओथ लेने के बाद एक अनाउंसमेंट की जाती है, दैट इज एक्स्ट्रा ओमेंस। एक्स्ट्रा ओमेंस का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा ओमेंस का मतलब होता है यहाँ पर सीधा ऑल आउट, मतलब जो कार्डिनल्स हैं, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स हैं, उनको छोड़ करके बाकी सब लोग को चैपल से बाहर जाने को बोला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स हैं उनको चैपल के अंदर ही बंद कर दिया जाता है। मतलब वो खाना पीना सोना सब कुछ उनका उस चैपल में होता है जब तक कि ये कॉन्क्लेव खत्म नहीं हो जाता है, इलेक्शन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, तब तक सबको अंदर ही रहना होता है। अब एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, मतलब कि वोटिंग शुरू होती है। तो वोटिंग कैसी होती है? पहली राउंड की वोटिंग होती है और उसके बाद काउंटिंग होती है। सिंपल, अगर आपको पोप बनना है तो आपके पास ऑलमोस्ट पूरे नंबर के 2/3, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2/3 के करीब आपके पास मेजॉरिटी जो है वो होनी चाहिए। मतलब 2/3 मेजॉरिटी के बाद ही आप जो है पोप बन सकते हो। तो टोटल जो भी कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी आपको अकेले मिलनी चाहिए, तब आप पोप बन सकते हैं। तो तब तक फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग होती है, कोई इलेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद सेकंड वोटिंग होती है और इसी तरीके से वो चलता रहता है जब तक कि कंप्लीट, मतलब एक पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई चूज़ नहीं हो जाता है, चाहे इसमें कितने भी दिन लग जाएं, चाहे इसमें कितने भी साल लग जाएं। तो वोटिंग इस तरीके से होती है, सुबह 2 बार और आफ्टरनून में 2 बार, इस तरीके से वो पूरी वोटिंग चलती है। अब अगर मान लो 3 दिन तक लगातार वोटिंग चली, उसके बाद भी कोई इलेक्ट नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड सब कर लिया हमने, तब भी कोई इलेक्ट नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब इस केस में क्या होता है कि एक पूरा ऑफ लिया जाता है और उसके बाद फिर से वो प्रोसेस, सेम प्रोसेस शुरू होता है। ये पूरा 4 दिन का जो मतलब ये पूरा प्रोसेस है, ये चलते रहता है और जब तक ये 7 बार नहीं हो जाता तब तक एज इट इज़ एक दिन का बीच में ब्रेक ले लेके इसका ये चीज़ चलती रहती है। तो 7 बार मान लीजिए ये हो गया, मतलब 4 डे साइकिल जो है वो 7 बार रिपीट हो गई। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स होते हैं उन 2 लोग को लिया जाता है और उन 2 लोगों को लेकर के क्या किया जाता है कि जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट होगा, उन दोनों के बीच में रन ऑफ करा करके जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट होगा उसको इलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से होता है। अब एग्जैक्टली ये लोग वोट कार्डिनल्स करते कहाँ पे हैं? तो सिंपल वही बैलेट पेपर के ऊपर ये वोटिंग होती है और बैलेट में ये लोग अपने वोट्स डालते हैं। उसके बाद इन वोट्स को काउंट किया जाता है और काउंट करने के बाद पिन से उसके अंदर छेद कर दिया जाता है उस पेपर के ऊपर और फिर उस पेपर को एक थ्रेड से बांध करके बैलेट के ऊपर लगाते चले जाते हैं। और जैसे ही एक राउंड पूरी मतलब काउंटिंग ख़त्म हो गई एक बार की, उसके बाद अगर कोई इलेक्ट नहीं हुआ तो उसको जला दिया जाता है। जलाते हैं जब उस पूरे पेपर को, तो वो स्मोक जो है ब्लैक कलर का ऊपर जाता है और बाहर जो लोग खड़े हैं देखने की पोप कौन इलेक्ट हो रहा है, वो लोग उसको स्मोक को देखते हैं और वो समझते हैं कि हाँ प्रोसेस चल रहा है। और एक बार अगर कोई पोप इलेक्ट हो गया तो फिर वो जो धुआं है वो वाइट हो जाता है और लोग समझ जाते हैं कि अब पोप आपके इलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, चाहे जितना भी लंबा हो। 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए ही चाहिए इस केस में। अब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तब जा करके आप पोप बन पाएंगे। और ये एक बार 13वीं सेंचुरी में बहुत लंबे समय तक ये पूरी वोटिंग चली थी। कहा जाता है कि नवंबर 1268 से लेकर के सितंबर 1271 तक ये पूरी वोटिंग चली थी। मतलब आप समझ लिए, लगा लिए 3 साल लगभग ये पूरी वोटिंग चलती रही थी इस 13वीं सेंचुरी में। उसके बाद कोई इतना दिक्कत कभी नहीं हुई। पोप फ्रांसिस जो है
वो सेकेंड डे पे ही चूज़ हो गए थे, वो सेकेंड डे पे ही इलेक्ट हो गए थे, और मतलब 5th राउंड ऑफ वोटिंग काउंटिंग में वो पोप फ्रांसिस आ गए थे सेकेंड डे के। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें इंडिया के भी कई सारे जो कार्डिनल्स हैं, कहा जा रहा है कि वो भी पोप बन सकते हैं, या इंडियन मूल के कई सारे हैं वो भी पोप बन सकते हैं, उनका भी नाम इसके ऊपर सामने आ रहा है। तो अब देखते हैं, वो तो प्रोसेस जब 15 दिन के बाद शुरू होगा उसको हम कवर ज़रूर से करेंगे, किसका नाम सबसे आगे चल रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपना अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है। संडे को ये मॉक टेस्ट होने वाला है, सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक जीएस का पेपर, और 2-2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक सीसैट का पेपर। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं इसमें तो आपको इसमें 1 मंथ का फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा टेस्ट सीरीज़ का, और अगर आप टॉप 30 रैंकर्स में आते हैं तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीसैट की टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इसमें। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।